हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और स्टडी फंडा 24/7 में आपका स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है कि जो पुर्तगाली थे वो भारत क्यों आए और उन्हें नया ट्रेड रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ गई। और तीसरा हमने देखा कि जो वास्को डी गामा है उसने नया ट्रेड रूट कैसे फाइंड किया। ओके, आज हम देखेंगे कि जो पुर्तगाली है उन्होंने भारत में अपनी सत्ता कैसे स्थापित की, कौन कौन से गवर्नर थे जिन्होंने हेल्प की पुर्तगालियों को भारत में अपनी टेरिटरी को गेन करने में। ओके, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में। और जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है ये आया था सन 1500 ईस्वी में। जब ये भारत आया तो इसका मेन मोटिव था सिर्फ क्या करना? ट्रेड करना, स्पाइसेस का ट्रेड करना। तो इसी मकसद से इसने फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई? ये लगाई कालीकट में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो इनकी पहली फैक्ट्री थी कालीकट में। तो जब इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा दी अपनी, तो जो अरब मर्चेंट थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो वो यहाँ से क्या हो गया? अरब और यूरोपियंस पुर्तगालियों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो पुर्तगालियों का भी दिमाग घूम गया। तो उन्होंने क्या किया? जितने भी अरब थे उनको जीत लिया और उनके जितने भी शिप्स थे उनको कैप्चर कर लिया और कालीकट को बम्बार्ड कर दिया, वहाँ पे बम भी बम कर दिए। ओके, और इसी बीच 1502 ईस्वी में क्या हुआ? वास्को डी गामा दोबारा भारत आ गया। तो उनका भी जो मेन गोल था वो भी सिर्फ ट्रेड करना था, कोई भी टेरिटरी एक्सपेंड करने का तब तक गालियों का कोई भी मन नहीं था, तब तक सोचा नहीं था। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी सेकेंड ट्रेड कंपनी सेटअप कर ली। कहाँ की? कैनेनौर में। कहाँ की? कैनेनौर में। और कब की? 1503 ईस्वी में। और वहाँ के लोकल रूलर से इस फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने की परमिशन भी इन्होंने ले ली थी। ओके, तो ये सिर्फ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में है। और इस मैप में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेटअप की और कब कब सेटअप की। तो आप इसको डिटेल में एक बार देख लेना। अब पुर्तगालियों ने 2 फैक्ट्री तो सेटअप कर ली थी, तो उनके अंदर थोड़ा लालच और आने लगा। तो उन्होंने अब क्या किया? 1505 ईस्वी में उन्होंने भारत में अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। और नियुक्त कौन किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को। ठीक है, और कब किया? 1505 ईस्वी में। कितने टर्म के लिए किया? 3 वर्ष के लिए किया। ओके, तो उससे कुछ काम दिए गए। क्या क्या काम दिए गए? कि उसे पुर्तगालियों की सत्ता को भारत में कंसोलिडेट करना था, मजबूत बनाना था। और वो कैसे करना था? जो भी मुस्लिम मर्चेंट्स थे उनकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करना था। और जो ट्रेड मोनोपोली कैसे ख़त्म होनी थी? वो होनी थी बाय सीजिंग एडीन, हर्मुज़ और मलक्का को। और ये एडीन हर्मुज़ और मलक्का कहाँ हैं? ये हम अभी मैप में देखेंगे। देखो, ये आपका हर्मुज़ दिख रहा है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ़ के साथ है। ओके, और जो एडीन है ये कहाँ है? रेड सी के साथ है। ठीक है, और मलक्का स्टेट कहाँ है? मलेशिया के साथ। मलेशिया की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का, इसे हम मलक्का स्टेट कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने इन पॉइंट पर अपना कब्जा कर लिया तो समझो इंडियन ओशन में उसका राज हो गया। तो इसी तरह से जो पुर्तगाली है अपना गेम प्लान लेके चले थे। तो इस तरह वो क्या करना चाहते थे? भारत में अपनी इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते थे और मोनोपोली को क्रिएट करना चाहते थे। अब टाइम पीरियड आया 1507 ईस्वी का। तो 1507 ईस्वी में क्या घटना हुई कि जो इजिप्शियन मर्चेंट्स और गुजरात की नेवी थी उन्होंने कंबाइन अटैक कर दिया पुर्तगाल की स्क्वाड्रन पर, पुर्तगाल के जहाजी बेड़े पर। और इस अटैक में अल्मीड़ा का बेटा मारा गया। जो अल्मीड़ा था उसने अगली नेक्स्ट ईयर ही इन दोनों नेवी पर अटैक किया और दोनों को हरा के अपने बेटे की मौत का बदला लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग होती है हिस्ट्री को पढ़ना कि किसने किससे बदला लिया, किसने किससे बदला लिया। ये आप इसमें देख सकते हो। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, उसने एक पॉलिसी चलाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो इस पॉलिसी के अंडर क्या था? इस पॉलिसी के अंडर ये था कि जो भी इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन में व्यापार होगा उस पर पुर्तगालियों की मोनोपोली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी। तो यहाँ से पुर्तगालियों की टेरिटरी एक्सपेंशन का जो एम्बिशन है वो साफ साफ दिखने लग गया था।
अल्मीड़ा ने कुछ और जगह भी फैक्ट्री सेटअप की, जैसे अंजादीवा, कोचीन, किल्वा एंड कैन्नौर में। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का टाइम पीरियड था जो हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर आया वो था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। अल्फांसो को 1509 ईस्वी में गवर्नर अपॉइंट किया गया और उसे रियल फाउंडर माना जाता है जिसने पुर्तगालियों की सत्ता भारत में स्थापित की। इंडियन ओशन में जितनी भी इम्पोर्टेंट लोकेशन थी जो रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उन्हें अपने कंट्रोल में लाया। और कौन कौन सी पोजीशन थी वो थी ईस्ट अफ्रीका, रेड सी और मुद मलक्का और मालाबार। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसने मलक्का और मुद एडेन स्टेट ऑफ मलक्का या रेड सी पर अपना कब्जा कर लिया, उसने इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा लिया, अपनी ताकत को कई गुना मजबूत कर लिया। तो इसी रणनीति को बढ़ाते हुए अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने भी यही रणनीति अपनाई और रेड सी और मुद मलक्का और मालाबार को अपने कंट्रोल में लिया। 1509 ईस्वी में उसने क्या किया कि कंबाइन फ्लीट किस की, गुजरात, इजिप्ट और जमोरिन की कंबाइन फ्लीट को हरा दिया। कब हराया? 1509 ईस्वी में। फिर 1510 ईस्वी में उसने सुल्तान और बीजापुर से गोवा को एक्वायर कर लिया। और जब उसने गोवा को एक्वायर किया तो पुर्तगाली साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में एक इनविंसिबल फोर्स की तरह उभर के आए। अल्बुकुर्क ने जब गोवा को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद उसने अदर शिप्स के लिए परमिट सिस्टम को लागू कर दिया और साथ ही साथ जितनी भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वाली शिप बिल्डिंग सेंटर थे उनके ऊपर भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड सेटअप कर लिया। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने ये किया कि जो गोवा में उसने सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने जो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए भी कई कदम उठाने शुरू कर दिए। अब यहाँ से इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी स्टार्ट होगी। किसने स्टार्ट की है? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। अब ये था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निनो डी कुन्ना के बारे में। निनो डी कुन्ना भारत में आया नवंबर 1529 ईस्वी में और उसे पुर्तगाल का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। उसने 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी कोची से गोवा को शिफ्ट कर दिया। अब उसके शासन की एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि गुजरात का शासक था उस टाइम बहादुर शाह। उसका हुमायूं के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों से मदद लेने आया और इस मदद के एवज में उसने आइलैंड ऑफ बासिंग को पुर्तगालियों को दे दिया। और साथ ही साथ निनो डी कुन्ना ने बंगाल में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कोशिश की। उसने हुगली में और मद्रास के सेंट थॉमा में अपनी फैक्ट्रीज को बिल्डअप किया। अभी तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो पुर्तगालियों के गवर्नर थे उनके बारे में देख लिया है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव को कम्प्लीटली सब्जुगेट कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। 1539 में गुजरात, इजिप्ट, ऑटोमन्स और जमोरिन ने कंबाइन अटैक किया दीव पर और जिसमें जो पुर्तगाली थे वो विक्टोरियस एमर्ज हुए। 1559 में दमन को कैप्चर कर लिया। यहाँ से डचों ने पुर्तगालियों की सत्ता को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सूरत छीन लिया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को अंग्रेजों के हैंड ओवर कर दिया। और क्यों किया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो भी मालाबार कोस्ट में जितने भी उनके फोर्स थे वो सारे डचों से वे हार गए। ओके। और 1843 में पणजी में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। कल हम देखेंगे कि मुगलों और पुर्तगालियों के संबंध कैसे थे और उनके शासन का भारत में क्या सिग्निफिकेंस था और पुर्तगालियों का डिक्लाइन क्यों हुआ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू दोस्तों।